नमस्ते, मैं डॉक्टर मिनी इंदिरा आईवीएफ बेगूसराय से बात कर रही हूँ। इस समय सारी दुनिया कोविड-19 से जूझ रही है। कोविड-19 से हमारी जंग लगातार जारी है और यह कहना मुश्किल है कि ये कब तक चलेगी। कुछ समय के लिए इंदिरा आईवीएफ ने मरीजों की सुरक्षा को देखते हुए अपनी आईवीएफ सर्विसेज बंद किया था। फिर से इंदिरा आईवीएफ ने अपने सभी सेंटर्स पे आईवीएफ सर्विसेज शुरू कर दिया है। हम मरीजों, डॉक्टर, स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अथॉरिटी द्वारा निर्देशित सारे नियमों का सही से पालन कर रहे हैं ताकि आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। अब मैं बात करूंगी इनफर्टिलिटी में कौन कौन से एडवांस ट्रीटमेंट किए जाते हैं। सबसे पहले मैं बेसिक ट्रीटमेंट से स्टार्ट करूंगी और फिर एडवांस ट्रीटमेंट की ओर जाऊंगी। सबसे पहले है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इस प्रोसेस में पुरुष के वीर्य के नमूने को एक अलग तरीके से वाश किया जाता है। फिर धुले हुए शुक्राणु को एक पतली नली, जिसे हम IUI कैथेटर बोलते हैं, औरत के गर्भाशय में सीधे स्थानांतरित किया जाता है। यह प्रोसेस उन पुरुषों के लिए भी लाभदायक है जिनके वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या बॉर्डर लाइन हो, या जो दंपति जिनके सारे जांच नॉर्मल हो, जिसे हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोलते हैं, उनके लिए भी ये प्रोसेस काफ़ी लाभदायक होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं आईवीएफ की ओर। आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नॉर्मली जो भ्रूण बनने की प्रक्रिया है वो औरत की ट्यूब यानी फैलोपियन ट्यूब में होती है। वहाँ एक अंडे और एक शुक्राणु का मिलन होता है और फिर भ्रूण बनता है। आईवीएफ में हम औरत के अंडाशय से एक सुई के माध्यम से अंडे निकालते हैं और फिर उसे लैब में एक पेट्री डिश में रखा जाता है और उसके चारों तरफ पुरुष के वीर्य से प्राप्त शुक्राणु को उसके चारों तरफ छोड़ देते हैं, जिनकी संख्या 50,000 से 1 लाख हो सकती है। फिर उनमें से एक शुक्राणु अंडे की बाहरी परत को भेद कर अंदर जाता है और फिर फर्टिलाइजेशन होता है और भ्रूण तैयार होता है। फिर उस भ्रूण को औरत के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। यह प्रोसेस 1978 की टेक्निक है, जिसे हम क्लासिकल आईवीएफ भी कह सकते हैं। ICSI यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इस प्रोसेस में प्रत्येक अंडे को होल्डिंग पिपेट से पकड़कर उनके अंदर एक एक हम स्पर्म इंजेक्ट कर सकते हैं और भ्रूण बनाया जाता है। कभी कभी हम विशेष तरीके यानी जो ICSI के 2 विशेष तरीके हैं उन्हें हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे IMSI यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक मॉर्फोलॉजिकली सिलेक्टेड स्पर्म इंजेक्शन, PICSI यानी फिजियोलॉजिक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये प्रोसेस उन कपल्स में की जाती है जिनकी बार बार आईवीएफ फेल हो रही है। ICSI उन पुरुषों के लिए भी लाभदायक होता है जिनके वीर्य में शुक्राणु नील हैं लेकिन अंडकोश में शुक्राणु बनते हों। अब हम अगले एडवांस ट्रीटमेंट की ओर बढ़ते हैं। ब्लास्टोसिस्ट कल्चर। ब्लास्टोसिस्ट कल्चर क्या होता है इसके बारे में मैं बताऊंगी आपको। नॉर्मली जो भ्रूण बनने की प्रक्रिया है वो फैलोपियन ट्यूब में होती है। फैलोपियन ट्यूब एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे अंडा और शुक्राणु मिलके मिलता है और फर्टिलाइजेशन होकर भ्रूण बनता है। फिर ये धीरे धीरे ग्रोथ करता है, डिवाइड होता है और गर्भाशय की तरफ बढ़ता है। नॉर्मली 4 से 6 दिन में यह भ्रूण औरत के गर्भाशय में आ जाता है और वहीं उसकी परत से चिपक कर ग्रोथ करता है। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज समझने के लिए हमें ये पहले समझना होगा कि अंडे और शुक्राणु को जो हम लैब में मिलाकर भ्रूण तैयार कर रहे हैं उसका ग्रोथ कैसे करवाया जाता है। जब अंडा और शुक्राणु को फर्टिलाइज करा के भ्रूण बनता है उसे हम 2 दिन तक मीडिया में ही ग्रोथ कराते हैं और डे 3 में नॉर्मली ट्रांसफर की जाती है। लेकिन अगर उस भ्रूण को हम डे 5 तक ही मीडिया में ग्रोथ कराते हैं तो हमें स्ट्रॉन्ग जो भ्रूण है वो हमें मिलता है, जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में भ्रूण को कह सकते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग भ्रूण होगा वही 5 डेज तक बाहर मीडिया में सरवाइव कर सकता है। और अगर ऐसे स्ट्रॉन्ग भ्रूण को हम
औरत के गर्भाशय में डालते हैं तो प्रेगनेंसी की सक्सेस रेट 15 से 20% तक बढ़ाई जा सकती है। अब दूसरी चीज है लेजर असिस्टेड हैचिंग। लेजर असिस्टेड हैचिंग उन महिलाओं में काफी लाभदायक होता है जिनकी उम्र अधिक हो या जिनके पीसीओडी की प्रॉब्लम हो या जिनकी जो ट्यूबरकुलोसिस की कभी दिक्कत रही हो। वैसी महिलाओं के अंडे से जब भ्रूण तैयार किया जाता है तो उसकी परत काफी सख्त होती है। फिर जब उस भ्रूण को औरत के गर्भाशय में डाला जाता है तो भ्रूण उस खोल को तोड़ने में असफल हो सकता है और इससे प्रेगनेंसी फेल हो सकती है। हम लेजर असिस्टेड हैचिंग के द्वारा एक लेजर शॉट लगा के जो भ्रूण की खोल होती है उस खोल को हम कट कर सकते हैं, जिससे भ्रूण आसानी से निकलता है और मां के गर्भाशय से चिपक जाता है। इससे भी लगभग 20% सफलता बढ़ सकती है। एक और एडवांस टेक्निक है स्पर्म रिट्रीवल टेक्निक। यह टेक्निक उन पुरुषों के लिए लाभदायक होता है जिनके वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या नील हो लेकिन उनके अंडकोश में शुक्राणु बन रहे हों। जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया जो पेशेंट होते हैं उनमें हम टीसा यानी टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन या टीसे यानी टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन, पी से परक्यूटेनियस एपिडिडाइमल स्पर्म एक्सट्रैक्शन के द्वारा उनको हम पिता बनने का सुख दे सकते हैं। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया पेशेंट में हम टीसे और ओपन बायोप्सी के द्वारा उनकी मदद कर सकते हैं। अगला एडवांस ट्रीटमेंट है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन के द्वारा हम अंडे, शुक्राणु, भ्रूण और जो अंडकोश और अंडाशय के टिश्यूज हैं उनको हम काफ़ी सालों तक -96 डिग्री टेम्परेचर पे प्रिजर्व करके रख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो हम एफईटी यानी फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि फ्रेश साइकिल में ट्रांसफ़र करने से जो सक्सेस रेट होती है वह फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के कंपेयर में काफ़ी कम होती है। जिस साइकिल में औरत के अंडाशय से अंडे निकाले जाते हैं हम उसी साइकिल में भ्रूण को प्रत्यारोपित नहीं करते हैं, उनको फ्रीज कर दिया जाता है और नेक्स्ट साइकिल में ट्रांसफ़र किया जाता है, क्योंकि जिस साइकिल में औरत के अंडाशय से अंडे निकाले जाते हैं उस समय उनकी जो हार्मोन लेवल होती है वो जो भ्रूण के लिए फेवरेबल नहीं होती है। और एडवांस ट्रीटमेंट में हम एम्ब्रायोस्कोप कर सकते हैं जिससे हमें पता चलता है कि नॉर्मल डिवाइडिंग जो भ्रूण है वो कैसे दिखते हैं और वैसे नॉर्मली जो दिखने में जो डिवाइडिंग सेल्स होंगे उनको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एम्ब्रायोस्कोप के द्वारा हम नॉर्मली डिवाइडिंग जो भ्रूण होते हैं उन्हें देख सकते हैं और उनको प्रत्यारोपित करने से प्रेगनेंसी की सक्सेस रेट बढ़ाई जा सकती है। हम एक और एडवांस टेक्निक कर सकते हैं एरा यानी एंडोमेट्रियम रिसेप्टिव एरे। इसके द्वारा हमें पता चलता है कि भ्रूण डालने का सही समय क्या है। और एडवांस में बढ़ते हैं तो हम लिम्फोसाइट इम्यूनोथेरेपी कर सकते हैं जिससे हम उन महिलाओं के लिए काफ़ी हेल्प दे सकते हैं जिनकी बार बार प्रेगनेंसी खराब हो रही हो या जिनकी पहले 3 महीने में बार बार गर्भपात हो रहा हो। और एडवांस ट्रीटमेंट में हम डोनेशन सर्विसेज दे सकते हैं, oocyte डोनेशन, एम्ब्रियो डोनेशन, स्पर्म डोनेशन। oocyte डोनेशन और एम्ब्रियो डोनेशन उन महिलाओं के लिए काफ़ी लाभदायक होता है जिनकी असमय माहवारी बंद हो गई हो या जिसे हम प्रीमेच्योर ओवरियन फेल्योर कर सकते हैं या उम्रदराज महिला जिनकी माहवारी बंद हो गई हो और वो माँ बनना चाह रही हो या कोई महिला जिसकी माहवारी तो चल रही हो लेकिन अंडाशय में अंडे नहीं हो या जो महिला जिनकी कोई पहले सर्जरी के कारण अंडाशय निकाल दिए गए हों। उन महिलाओं के लिए हम oocyte डोनेशन और एम्ब्रियो डोनेशन से संतान सुख दे सकते हैं। स्पर्म डोनेशन उन पुरुषों के लिए लाभदायक होता है जिनके वीर्य में शुक्राणु नहीं हो और अंडकोश में भी शुक्राणु नहीं बनते हों या कोई कपल्स जिनकी बार बार अपने अंडे और शुक्राणु से बनने वाले भ्रूण ट्रांसफर करने के बाद भी उनकी प्रेगनेंसी नहीं लग रही हो, उन्हें बार बार आईवीएफ फेल हो रहा हो, उन कपल्स के लिए भी हम डोनेशन सर्विसेज के द्वारा संतान सुख दे सकते हैं। अब अगला एडवांस ट्रीटमेंट है पीजीएस एंड पीजीटी।
पीजीएस एंड पीजीडी क्या होता है, इसके पहले मैं ये बताऊंगी कि नॉर्मली जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके में 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं और एक नॉर्मल भ्रूण में भी 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर इनकी संख्या कम या ज़्यादा हो जाती है तो ये एबनॉर्मल भ्रूण बनता है, जिसे हम एन्यूप्लॉइडी एम्ब्रियो भी कहते हैं। पीजीएस यानी प्री जेनेटिक स्क्रीनिंग उन कपल्स में की जाती है जिनमें पहले से कोई आनुवंशिक विकृति ना हो, लेकिन उन्हें आनुवंशिक विकृत बच्चे पैदा होने की संभावना हो, जैसे कोई महिला जिसकी उम्र 35 साल से ज़्यादा हो। या प्री जेनेटिक डायग्नोसिस के द्वारा हम उन कपल्स में किया जाता है जिनकी पहले से कोई आनुवंशिक विकृति हो या उनके परिवार में किसी को आनुवंशिक विकृति हो या उनकी कोई पहली संतान हो जो मानसिक या शारीरिक रूप से कमजोर हो, उनमें हम प्री जेनेटिक डायग्नोसिस कर सकते हैं। प्री जेनेटिक स्क्रीनिंग एंड प्री जेनेटिक डायग्नोसिस उन कपल्स में भी की जाती है जिनकी बार बार आईवीएफ फेल हो रही हो या पहले 3 महीने में बार बार गर्भाधारण करने के बाद भी गर्भपात हो रहा हो, उनमें हम पीजीएस एंड पीजीडी कर सकते हैं। पीजीएस एंड पीजीडी करने के लिए हम 5वें दिन के भ्रूण को लेते हैं और उसकी बाहरी परत से कुछ सेल्स लेकर उसकी टेस्टिंग की जाती है ताकि उसके अंदर के सेल्स को कोई दिक्कत ना हो। एक और टेक्निक है स्टेम सेल थेरेपी। ये उन महिलाओं में की जाती है जिन्हें एसरमान सिंड्रोम हो। इसके द्वारा हम एंडोमेट्रियम यानी गर्भाशय की जो अंदर की परत होती है उस परत को रीजनरेट करा सकते हैं। और इसके बाद और एडवांस ट्रीटमेंट है, जैसे अल्ट्रासाउंड गाइडेड इन्वेसिव जो ट्रीटमेंट होती है, लेप्रोस्कोपी होती है, हिस्ट्रोस्कोपी होती है। इसके द्वारा भी बहुत सारी जो समस्याएं होती हैं, इनफर्टिलिटी के जो कारण होते हैं, उनका निदान किया जा सकता है और वैसे कपल्स को संतान सुख हम दे सकते हैं। नमस्ते।